ये केस 40 इयर्स ओल्ड लेडी का है। वो उनका सीए ब्रेस्ट लेफ्ट साइड को ऑपरेट हुआ था 2 दिन पहले और उनको बहुत ज्यादा अनबेरेबल पेन था, इसलिए उन्होंने मुझे हॉस्पिटल से फोन किया था। तो उनको एक हफ्ता पहले 15 दिन पहले कुछ तो अगस्त एंड में उनका कार्सिनोमा डिस्कवर हो गया था और मतलब उनको लंप लगा, तो उन्होंने मैमोग्राफी, स्कैन, पेट स्कैन सब कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए थे और वो कंफर्म हो गया कि कैंसर है। तो इमिडिएटली उन्होंने सारी इंक्वायरी की, फ्रेंड से बात की, उनके जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल मेंटोर है उनसे बात की, किसको कंसल्ट करना है क्या नहीं, वो सब कुछ फर्स्ट ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन सब कुछ लेके कंफर्म करके फिर उन्होंने ऑपरेट भी कर दिया। और 2-3 हफ्ते में ये सारा कुछ उन्होंने कर दिया। और नेक्स्ट डे ऑपरेशन के बाद उनको बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, सिवियर अनबेरेबल पेन था ऑपरेटेड एरिया में एज वेल एज लेफ्ट एक्सिला में। वो बोल रहे थे कि पेन मुझसे बेयरिंग के, बर्दाश्त के बाहर है, सहन शक्ति के, और मुझे थ्रोट में भी थोड़ा पेन है, बट वो इंट्यूबेशन किया था ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसकी वजह से है, सो दैट इज नॉट अ वरी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बट ये जो पेन है बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो रहा है, जैसे मैं बैठ रही हूँ प्रेशर आ रहा है ऑपरेटेड एरिया पे, तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेटने से थोड़ा ठीक लग रहा है। तो मैंने पूछा अभी क्या कंसर्न है, क्या चिंता कर रहे हैं इसको लेके। तो उन्होंने बोला कि आई टुक इट वेरी वेरी क्लिनिकली। ये सब उन्होंने इंग्लिश में ही बात की, तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ जो उन्होंने बोला कि आई टुक इट वेरी वेरी क्लिनिकली, देन एज ऑल प्रोसेसेस टू नो इट स्टेप बाय स्टेप। When diagnosis was done, I was totally shattered. I didn't anticipate this much of weakness post-operative. I thought after surgery, after 2 days, I will be able to go to office and do my work. But now pain is unbearable. There is too much of weakness. This is first time of surgery in my life. So she is saying कि this is first time surgery in my life, and she laughs. So मैंने पूछा घर में कौन कौन है? So she said 2 daughters. मेरी एल्डर डॉटर 10 साल की है, शी इज अडॉप्टेड एंड ऑटिस्टिक एंड शी इज नॉन वर्बल। दूसरी डॉटर है, बायोलॉजिकल डॉटर है, 8 साल की, और वो नॉर्मल है। तो मैंने पूछा शादी की कब हुई? तो बोली 2010 में। सो मैंने बोला फर्स्ट डॉटर अडॉप्टेड क्यों फिर? वाई अडॉप्शन? मतलब दिस इज वेरी पिक्यूलियर कि क्यों पहला बच्चा होने के पहले ही मतलब यू अडॉप्ट किया। तो उन्होंने बोला कि हमने पहले से ही सोचा था हमेशा ही कि एक बच्चा अडॉप्ट जरूर करना है, बट मैरिज के आफ्टर ऐसे हुआ कि आई हैड लॉट ऑफ वेट गेन, एंडोमेट्रियोसिस, बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया। सो हमने सोचा कभी तो लेना है तो ले रहे इमीडिएटली, क्यों लेट करना है, करके हमने अडॉप्ट किया चाइल्ड। लेकिन 2 साल अडॉप्शन के बाद इमीडिएटली मैं नेचुरली कंसीव हो गई एंड आई हैड ऑल्सो बायोलॉजिकल डॉटर। सो मैंने बोला कि हस्बैंड क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला ही इज हेड ऑफ अ जर्मन कंपनी। सो उन्होंने बताना शुरू किया सारी स्टोरी कि हम यूरोप में प्राग में थे और वहां ही डॉटर का डायग्नोसिस हो गया कि उसको स्पेक्ट्रम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, एंड शी वाज स्ट्रगलिंग विद द लैंग्वेज वहां के, और वहां हेल्प कोई नहीं मिलता है यूरोप में। सो वी डिसाइडेड टू शिफ्ट टू इंडिया 2 years बैक. There is a full-time nanny for the spectrum daughter. My mother is at Goa. I have one younger brother, 9 years younger to me, and he is married and is in Pune. So मैंने बोला कि इतने सारे इश्यूज तुम्हें शादी के बाद क्या हुआ, कैसे आए? मतलब पहले सारा कुछ ठीक था, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूबल ब्लॉकेज, ये सारा कैसे, मतलब क्या स्ट्रेस था? तो what happened? How was your life before marriage and what was the change after marriage? So she said कि I never ever had any issue before marriage. So I asked, was it a love marriage? She said yes, kind of. मतलब हस्बैंड उसी कंपनी में काम कर रहे थे बट दोनों के डिपार्टमेंट अलग थे। हस्बैंड न्यू मी सिंस 5 years. He was in operations department in the same company and I was in different accounts का। So हमारा तो 36 का आंकड़ा रहता है मैडम, ये 2 डिपार्टमेंट का ऐसे। एंड देन शी लाफ्ड। वो फिर उसने बोला कि आई हैड लॉट ऑफ हर्डल्स इन पर्सनल रिलेशनशिप्स. आई हैड 2 breakups before, one of 11 years and one of 5 years. So my mother was behind me to get married. So when he proposed me, within 1 year, I got ready for this marriage.
So I asked, tell me about your nature. She said कि childhood was very troubled because both parents were working. We had lot of nannies, caretakers at home. One gentleman, a tenant, he sexually abused me when I was growing up at 3 or 4 years of age. So I asked, didn't you tell your mother about or anyone about it? She said, yes, I told mother, but she didn't take it seriously. She didn't believe me. In school, in sixth standard also, some girls, including me, were abused sexually by a teacher in a laboratory. Then also I had told my mother, but she didn't believe me. But then I told my dad, who believed me and then complained to the principal, and whatever actions needed, he took. When I was in 10th standard, we had a big car accident. I was in hospital for 1.5 months. I was operated. I had plates. I had broken my hands and legs. There was a femur fracture, vertebral C1, C2 fracture. Father also was badly injured. He lost his job after this accident. He was shocked and he became alcoholic. He couldn't take any responsibility of the house or provide for the family. Mother was also struggling. So I completed my graduation and immediately started working in Pune, and I am a core HR as I am good with people. So I'm workaholic to the core. I never depended on anybody as I am super scared to depend on anyone. So after diagnosis of cancer, I was shocked. Husband hasn't accepted the diagnosis yet. I started calling my friends, my spiritual guru for appointment of doctors to find the answers to my problem, to whom to consult, what to do, what investigations to do, and everything. My elder daughter has seizures, 16 till now. मतलब 16 16 टाइम उसको कन्वल्जन्स आ चुके हैं. Since 3 years she has no seizures. 4 years back she had recurrent urinary tract infections. There was some kidney issue, and so her one kidney is working only 32%, and second kidney has urine reflux. So there is an implant put for her, but now that implant is not working. So now we have decided not to operate again, though doctors have suggested for it. So मैंने वापस पूछा कि what is your concern now regarding all this happening? What are you thinking now? So उन्होंने बोला, my daughter is the primary stress. I feel very helpless in the terms of getting answers, not able to manage, not able to find the help. So come to India. I need constant validation and trying to balance work with home. My second daughter is taking lot of responsibility for the elder daughter. I have lots of thoughts, lots of stress. I feel I am not doing justice to the work and family, both. So मैंने पूछा, what happened 2-3 months prior to your diagnosis of CA? मतलब लास्ट 2-3 महीने में क्या हुआ जब ये CA डायग्नोज हुआ उसके पहले? मतलब what was the recent stress? So she said कि in June, July 24, my brother was going through lot of problems in his marriage. So my sister-in-law and brother were staying with me for 2 weeks alternate. So मैंने पूछा, तुम्हारे पास क्यों उनमें बीच में प्रॉब्लम चल रहा है? तो she said नहीं, मतलब उन दोनों को एक साथ में नहीं रहना था. तो मतलब पीजी में पेइंग गेस्ट जैसे कहीं एक ने शिफ्ट होने के से अच्छा है कि मैंने कहा एक मेरे पास रह जाओ आके. तो 15 दिन कभी ब्रदर कभी सिस्टर इन लॉ ऐसे अल्टरनेटली मेरे पास आके रहते. सो दे वेर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस. सो व्हेनेवर whoever used to be with me, I am counseling all the time as there is no one else there in the family. जब भी मेरे पास रहते थे मैं हमेशा उनको काउंसिल करती रहती थी, उनको प्रॉब्लम सुलझाने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैं ही घर की एल्डर हूँ, बाकी और कौन है, कोई भी नहीं है घर में. सो आई फील लॉट ऑफ हेल्पलेसनेस. क्या करे, कैसे करना है, fear to take decision, right है, wrong है, क्या होगा, support नहीं है, husband don't take fast decisions, no acceptance from his side of my diagnosis. अभी तक वो उससे मतलब समझ के बाहर नहीं है आए हैं, मतलब क्या करना आगे ऐसा. हस्बैंड का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ही विल डू द थिंग्स आफ्टर आई ब्रिंग देम टू द टेबल. मतलब तो उन्होंने बोला कि मतलब मैंने सारा रनिंग अराउंड करना है, सब इंफॉर्मेशन निकालनी है, डॉक्टर्स के एड्रेसेस निकालने हैं, उनको अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर मैं उनको बोलूंगी अपॉइंटमेंट है तो मुझे लेके चलेंगे उसे. मतलब सारा प्रीवियस जो वर्क है ऑल रनिंग अराउंड आई हैव टू डू, and then I take appointment, everything, and then he will do all the further things like taking to the doctor, etc. So everything I have to do, everything is coming together. मतलब ये मेरा कैंसर का प्रॉब्लम,
बेटी का रिफ्लक्स का प्रॉब्लम किडनी का जो ऑटिस्टिक है, और भाई का ये शादी का प्रॉब्लम जो चल रहा है हस्बैंड वाइफ में, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट द डिसीज बिकॉज आई विल बी वेरी स्केर्ड. मैं अपने बीमारी के बारे में तो सोच ही नहीं रही हूँ. अगर सोचूंगी तो मैं बहुत डर जाऊंगी. इफ आई थिंक इट विल, मतलब क्या होगा, तो शी इज सेइंग इफ आई थिंक अबाउट माय डिसीज ऑल माय इमोशंस विल टेक कंट्रोल, then I won't be able to do all other duties. So not thinking about it so that I can handle it. So मैंने पूछा कि इतना डर क्या है? What are you scared of? So she says I will break down, not able to make my decision, will not be able to shoulder my other responsibility. If I don't do it, it will be status quo. जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा. इफ आई बिलीव इन हस्बैंड्स डिसीजंस, इट विल बी ऑल डिलेड डिसीजंस एंड लॉस्ट टाइम. मैंने पूछा मतलब, तो शी सेइंग देयर इन प्राग, जब हम प्राग में थे यूरोप में, तो डॉटर हैड रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, 3-4 एपिसोड्स हुए थे. देन टू ही टोल्ड कि दिस हैपेंस इन चिल्ड्रन, इट्स ओके. बट आई डिड रिसर्च टू फाइंड आउट द सोल्यूशन एंड देन वो डायग्नोज हो गया कि उसका एक किडनी काम नहीं कर रहा है, 32% ही बचा है, दूसरे किडनीज में रिफ्लक्स है, ऑपरेशन करना है, स्टेंट डालना है, ये सब कुछ. फिर मैंने सर्च करके उसको इन्वेस्टिगेट करके ये सर्च किया. अगर मैं हस्बैंड के ऊपर रिलाई होती तो समझता ही नहीं था हस्बैंड, मेरी डॉटर को ऑलरेडी इतना बड़ा प्रॉब्लम बढ़ चुका है. सो लाइक दैट आई कांट रिलाई ऑन हिज डिसीजंस, क्योंकि वो सारा डिलेड डिसीजन हो जाएगा और ऑल टाइम इंपॉर्टेंट टाइम विल बी लॉस्ट. आई हैव टू एक्ट फास्ट सो दैट आई डोंट डिरेल माई लाइफ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या बोल रही है. वो बोल रही है कि मुझे फास्ट ही काम करना है, एक्ट करना है, डिसीजन करना है, सो दैट मेरा लाइफ डिरेल नहीं होगा. अभी कैंसर के बारे में भी वही बोल रहा है. दिस इज वेरी पिक्युलर अडॉप्शन ऑफ दिस पेशेंट. हाउ डू आई गेट दिस मतलब कैंसर आउट ऑफ माई सिस्टम. इफ आई डोंट फाइट बैक, इट विल पुल मी बैक. I never let go of things. During that depression, alcoholism, I took all responsibility for the family because mother was depending on me, asking me everything. So I felt better, let me take everything in my hands. So as soon as I graduated, I took all responsibility of the family. मतलब ये पेशेंट का ये जो पिक्यूलर अडॉप्शन है आफ्टर नोइंग द डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने एनालिसिस में बहुत सोचा और फिर दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रूब्रिक, विल कम टू नो इट. So then मैंने पूछा how was your childhood? So she is saying I asked about childhood because she had mentioned about sexual abuse. So मैंने वो point clear करने के लिए उसको वापस पूछा कि how was your childhood? So she is saying it was good. Those incidences of abuse didn't make me lose my faith. It never overpowered me, but in subconscious mind it is there. मतलब मैंने पूछा मतलब कैसे? So she's saying it has actually affected my married life. Connection with the husband is difficult. I think it as a process. We get along very well when we get together, like-minded people, humorous, joking around. We never ever fight, but now since diagnosis, we are fighting a lot. तो ये भी मुझे पिक्यूलियर लगा कि डायग्नोसिस के बाद क्यों फाइट होना है. So मैंने पूछा क्यों? So she is saying because I was expecting a lot from him. The day before operation, he was watching football match. He was not seeing time of operation, kids school time. He doesn't want to take the confrontations. जो मैंने उसको बोला था कि अदर डॉक्टर्स जिनके हमने ओपिनियन लिए थे उनको कॉल करो और बोलो कि हम इन डॉक्टर के साथ वी आर गोइंग अहेड एंड इनके साथ हम ऑपरेट करने जा रहे हैं. सो वो सारा उनको नेगेटिव जो मैसेजेस देने हैं, कन्फ्रंटेशंस ले ले, वो नहीं करेगा. नेक्स्ट डे अभी मैं ऑपरेशन के लिए चली जाऊंगी तो बच्चों को कैसे स्कूल में कितने बजे कौन लेके जाएगा, ये जो सोचना है वो नहीं सोच रहा है, वो मैच देख रहा है. सो इट गॉट, तो हम दोनों की झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई. सो ही डजंट वांट टू टेक कन्फ्रंटेशंस, ही डजंट वांट टू गिव डिफिकल्ट मैसेजेस. ऑफ कोर्स ही हैज हिज ओन बैगेज ऑफ अ चाइल्डहुड. फिर इमीडिएटली वो खुद को ही बोल रही, मतलब करेक्ट कर रही है कि मतलब हाँ ठीक है, उसके भी बचपन में प्रॉब्लम्स थे. ऑफ कोर्स ही हैज हिज ओन बैगेज ऑफ अ चाइल्डहुड ट्रॉमास. आई एम वरीड अबाउट माय डॉटर. इन 10 years स्पीच विल बी क्लियर. मतलब अब 10 साल की हो गई है फिर भी अभी उसका स्पीच क्लियर नहीं है, तो वो उसके बारे में बोल रही है अभी. इन 10 years स्पीच विल बी क्लियर बट नाउ आई फील आई हैव नॉट डन 100% फॉर हर. मतलब अभी मैं उसको पूछ रही हूँ क्या चल रहा है. उसको ऑपरेशन हुआ है, सेकेंड ऑफ ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन के पहले दिन से भी और अभी भी उसके दिमाग में डॉटर 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 ही प्ले कर रही है.
शी सेइंग कि उसका अभी तक मुझे लग रहा है कि आई हैवंट डन 100% फॉर हर, मतलब इतना सारा कर रही है, ये भी बहुत अडेप्टेशन उसका बहुत पिक्यूलियर है कि उसको लग रहा है कि मैंने अपना 100% किया ही नहीं है डॉटर। ब्रदर सिचुएशन वॉज वेरी स्ट्रेसफुल। Initially, I was counseling both at even 11:30 in the night. Now I found a counselor for them last month and told them I have put both of you under my roof. Nothing more I can do. I am exhausted. Now go to the counselor and solve your problem. मतलब इतना सारा खुद कर रही है और फिर अभी शी इज फीलिंग सो हेल्पलेस कि मैं इतना समझा समझा कि तुम लोगों को नहीं समझ रहा। नाउ आई एम एग्जॉस्टेड। नाउ यू गो टू द काउंसिलर। मैंने ही ढूंढा, उनको बोला ये काउंसिलर के पास जाओ एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। मैंने मेरा घर तुम्हें रहने के लिए दिया, इसके ऊपर मैं और कुछ नहीं कर सकती तुम लोगों के लिए। So now you talk to the counselor and sort it out. Nothing more I can do. So since diagnosis, I feel, oh my God, I want to get better. I don't know whom to depend on. During pain, so मैंने पूछा during pain, how do you manage? तो वो बोल रही है, I feel too tired. I want to relax. If I don't think about it, who will do it? मतलब उसके दिमाग में अभी भी मैं पेन के बारे में पूछ रही हूँ, उसको अभी क्या चल रहा है, वो वापस शी इज कमिंग बैक टू अगर मैं नहीं सोचूंगी तो हस्बैंड तो कुछ डिसीजन नहीं लेने वाला फास्ट। मतलब ये सारी ड्यूटीज कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन करेगा, यही उसके दिमाग में 24 घंटे घूम रहा है। जो ये बहुत पिक्युलर अडॉप्शन है इस रेमेडी का। So during pain, how do you manage? I feel too tired. I want to relax. If I don't think about it, who will do it? Doctors had advised surgical bra. I told my mother, my husband, but no one was able to find it. At last, myself, I have to order it, and now I got it just now. So everything I have to do, no one will take effort. No one taking effort. What if I couldn't make decisions? अगर मैं इससे घबरा गई और मैं डिसीजंस ही नहीं ले पाई, देन व्हाट विल हैपन? सो नाउ फॉर एग्जांपल, मैंने बोला मतलब और क्या, तो उसने बोला अभी फॉर एग्जांपल माय ब्रदर इन लॉ हैड कम टू मीट मी इन द हॉस्पिटल 8 बजे। मतलब मुझसे ये दोपहर को 2 बजे बात कर रही है, उसके अगले रात की वो मुझे एक स्टोरी बता रही है छोटी सी कि मेरा ब्रदर इन लॉ मुझे देखने आया था हॉस्पिटल में रात को 8 बजे। सो मैंने बोला हस्बैंड को उसको डिनर के लिए उसको तो हस्बैंड ने क्या बोला कि आई विल टेक हिम फॉर द डिनर एंड देन गो होम। तो मैं आई वॉज एक्सैस्परेटेड, मतलब क्या मतलब तुम पहले घर ऑलरेडी बच्चियां दोनों अकेली है, मतलब है नानी घर में वैसे उनको देखने वाली, फिर भी तुमने अभी डायरेक्टली घर जाना चाहिए ना। डिनर के लिए जाओगे 1 घंटा, फिर उधर जाएगा, फिर उसको घर तुम जाओगे, तो मतलब यू विल बी लेट टू गो। सो बच्चे अकेली है, तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए जल्दी। सो ये छोटी छोटी बातें हस्बैंड की मुझे मतलब परेशान करती है। दैट मीन्स ही विल गो होम लेट। आई वॉज हाउ कैन यू थिंक ऑफ इट when small daughters are all alone at home? Of course nanny is there, but still I didn't say anything. So I have to take the decisions. मतलब ये इंसिडेंट्स इसके लिए बता रही है कि ऐसे हस्बैंड का सोच ऐसे रहता है, तो मुझे ही सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, मुझे ही सारा करना पड़ता है। दिस वाज द केस ऑन द फर्स्ट डे। और फिर उसको जब केस लिया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उनको दूसरे दिन उनको मेडिसिन भेजना था हॉस्पिटल में, डंजो करना था, तो उसके पहले मैंने वापस थोड़ा सा कॉल किया था। और वो जो क्योंकि मेरे दिमाग में डीडी चल रहा था, तो जो उन्होंने 2 ब्रोकन रिलेशनशिप्स वगैरह बोला था उसके बारे में पूछा, लेकिन उसके बारे में भी उन्होंने ज्यादा कुछ कंसर्न नहीं बताया। वो बताया है कि फिजिकली अब्यूजिव था एंड मूवी काइंड ऑफ स्टोरी थी, इट वॉज टर्बुलेंट बट इट क्लोज मी ऑफ, बट आई डिसाइडेड टू बी माई सेल्फ, आई नीड पीस। सो मैंने वो छोड़ दिया, आई लेफ्ट दैट रिलेशन। सो मैंने पूछा था कि उसका इफेक्ट क्या है लाइफ पे, तो बोला कि इमोशनल कनेक्ट और बॉन्ड विथ माई हस्बैंड इज लो बिकॉज ऑफ दैट, इट्स नॉट देयर, हस्बैंड इज नॉट इन्वॉल्व, तो वी आर एक्सलेंट फ्रेंड्स। ऐसे मतलब मैरिटल रिलेशनशिप पे उसका इम्पैक्ट जरूर हुआ है ऐसे। फिर मैंने मदर के बारे में पूछा कि मदर के बारे में उसकी फीलिंग क्या है, क्योंकि बचपन में 2 बार अब्यूज के टाइम मदर डिडंट सपोर्ट। तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा कि उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है सोचने की, वो जितना कर सकती थी उतने किया, अगर वो उसके आगे सोच ही नहीं सकती थी वो क्या हेल्प कर सकती है। आई शुडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम हर, इट्स ओके, नॉट मच इमोशनल टर्मोइल अबाउट इट, आई एम गुड इन मल्टीटास्किंग, आई कैन शट ऑफ ऑन वन टू फोकस ऑन द अदर। और फिर बोल रही है कि वो जो अब्यूजर था वो भी, उनके भी शायद कुछ प्रॉब्लम्स रहे होंगे, दे कुडंट हेल्प देमसेल्व्स। No anger about anything. Anger only momentary. I feel helpless.
और फिर बोल रही है हंस के, यू मस्ट बी सरप्राइज डॉक्टर कि टू हियर हेल्पलेसनेस फ्रॉम माई माउथ सो मेनी टाइम्स, बट रियली आई एम फीलिंग वेरी हेल्पलेस अबाउट माई ब्रदर, but physically I am really tired since diagnosis. I just want to rest. I am too tired, doctor. और ये सारा केस रहा. इसके follow-ups next day, her pain was completely better. Same night, pain was much less and everything. मतलब उसका weakness, everything next day she is saying I am feeling like before operation. मतलब बहुत ज्यादा immediate असर किया, and even after every chemo she used to get lot of loose motions, घबराहट, vomiting. All that also within few dissolved doses of the medicine she used to recover. मैम नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। मैम केस में वो बहुत ज्यादा बच्चे की चिंता हो रही है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बहुत सारी चीजें उसको चिंता कर रही है बच्चे को जो है। तो एक तो एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट, उसको हस्बैंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है और माँ की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला जब जरूरत थी। तो मैम ये 2 रूब्रिक लेने के बाद एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट और डिस्पेयर सपोर्ट्स वांट टू बी, तो मैम वेनिला आ रही है। इसके अलावा मैंने और चार्ट मैम बनाया है, एलिमेंट फ्रॉम केयर्स वरीज फुल ऑफ, वो सबकी केयर्स भी कर रही है और इस परिस्थिति में भी वो ड्यूटी कर रही है, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी। हस्बैंड की तरफ से नेग्लेक्शन मिला, माता के तरफ से भी नेग्लेक्शन मिला और डेल्यूजन नेग्लेक्टेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने मतलब बढ़ चढ़ कर लिया जो है, और चिल्ड्रेन की चिंता है, हेल्पलेसनेस भी है और एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज है। तो ये चार्ट में मैम कार्सिनोसिन आ रही है और दूसरी डल्का मार आ रही है। एनालिसिस आपका बहुत अच्छा है, हम रेमेडी पे आ जाएंगे, लेकिन कार्सिनोसिन वाज फर्स्ट टू कम टू माय माइंड और फिर मैंने उसको रूल आउट करके दूसरी रेमेडी दी। एनालिसिस इज वेरी टू द पॉइंट, वेरी राइट। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, इस केस में देखा जाए तो वो लेडी के प्रॉब्लम उसके मैरिज के बाद शुरू हुए। तो उसका कोर था कि कनेक्शन, डिजायर फॉर टुगेदरनेस, डिजायर फॉर, वो उसके हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट डिजायर फॉर था। और उसकी पूरी जर्नी देखे तो वो इंडिपेंडेंट लेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब फैमिली की ले रही है, बच्चों की केयर, वरीज उसकी फैमिली और अदर्स की भी कर रही है। एक्टिविटी डिजायर्स, एक्टिविटी इंडस्ट्रियस है वो। और उसको ये हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यही उसका मतलब एक क्रक्स है केस में। एब्यूज फिजिकली है और एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन नहीं है केस में, एलिमेंट्स एब्यूज फिजिकली है। तो मैडम मुझे ये केस एक अलग केस पेसर डोमेस्टिका जैसे लगी। आपका एनालिसिस अच्छा है, सिर्फ इतना फोकस करना है कि कनेक्शन डिजायर उसने कहीं बोला है क्या। वो बोल रही है बिकॉज ऑफ द बचपन के जो सेक्सुअल अब्यूजेस हुए, मैं उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, सो वो डिस्टेंट, थोड़ा रिलेशनशिप बहुत क्लोज नहीं बन पा रहा है हमारा। आई थिंक मतलब जो भी फिजिकल रिलेशनशिप्स है, आई थिंक इट एज अ प्रोसेस, इतना उसने बोला। बाकी उसका कंसर्न वो है क्या पूरे केस में, उसका कंसर्न अपना हस्बैंड के साथ का जो कनेक्शन का है, इंटीमेसी का है, ये फोकस है, ऐसे आपको लग रहा है क्या सर? नहीं, लेकिन हस्बैंड से कॉन्फ्लिक्ट मतलब हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रही, ये लग रहा है मैडम। वो 100% श्योर है। ही इज मतलब उसको जिस तरह से चाहिए, वो जिस फास्ट दिमाग से जितना हरिड और फास्ट काम कर रही है, उस हिसाब से वो उसके पेस से उसका मैच नहीं हो रहा है हस्बैंड का, इसलिए उसको लग रहा है कि हस्बैंड कुछ काम का नहीं है। दैट इज ट्रू, दैट इज राइट। यस मैम, और उसको पूरे सब काम की सब चिंता है, उसकी खुद के और बाकी के सब लोगों की। ये उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब भाई की, बेटी की, अडॉप्टेड डॉटर की, इनकी ही चिंता पूरा टाइम वही बोल रही हूँ। अपने पेस और अपने फ्यूचर, अपने कैंसर के बारे में कुछ बात नहीं की उसने। यस मैम, मतलब उसका कुछ नहीं बोला है। यस मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। वेरी गुड एनालिसिस। सिर्फ एक ही पॉइंट मैं करेक्ट करना चाहूंगी कि उसको बचपन में अब्यूज हुआ है, तभी से कंप्लेंट कुछ भी नहीं थे, कंप्लेंट्स बाद में शुरू हुए हैं। अभी एंडोमेट्रियोसिस वगैरह सब शादी के बाद शुरू हुआ है, और अभी कैंसर तो ये 2-3 महीने में सारा कुछ हुआ है। सो एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज अभी के लिए, प्रेजेंट टोटालिटी के लिए मुझे लगता है ये मेडिसिन कवर करता है, वो पॉइंट नहीं है, लेकिन हमारे एनालिसिस में वो ऊपर नहीं रहेगा, ऐसे मुझे लगा। बाकी यू आर टू द पॉइंट, परफेक्ट है आपका एनालिसिस।
मुझे बहुत पिक्यूलियर इस केस में क्या लगा कि मतलब 3 वीक सिर्फ नोटिस उसने लंप किया और डायग्नोसिस हुआ और अभी ऑपरेशन किया, इसके बीच का पीरियड सिर्फ 3 वीक्स है और उसने इतने फटाफट सारा थॉट प्रोसेसेस, ओपिनियंस लेना, डिसीजंस लेना सब कुछ किया है, इतना रनिंग अराउंड किया है, हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह रही है। वो बोल रही है उसके हिसाब से मैं रहूंगी तो मेरा टाइम लॉस्ट हो जाएगा। अभी भी मुझे ये सिस्टम से बाहर निकालना है, नहीं तो मैं ड्यूटीज नहीं निभा पाऊंगी। ये जो उसका से है, इसके लिए मैं सोच रही थी व्हाट शी इज सेइंग। सो ये मेरा एंट्री रूब्रिक था कि हरी हैज ड्यूटीज एज बाय इम्पेरेटिव। मतलब अगर मैंने घाई नहीं की, फटाफट डिसीजन नहीं लिए तो कौन करेगा? मतलब मेरे ड्यूटीज मुझे ही करने हैं, इम्पेरेटिव है मेरे के लिए। हरी हैज ड्यूटीज एज बाय इम्पेरेटिव। और सेकेंड रूब्रिक था फियर ड्यूटी बीइंग अनेबल टू डू हर ड्यूटी। मतलब अगर मैं इमोशनली मेरे डिसीज के बारे में सोचूं तो मेरे इमोशंस ओवर पावर कर जाएंगे और फिर मेरे ड्यूटीज कौन निभाएगा? मैं नहीं कर पाऊंगी, ये डर है मुझे। सो फियर ड्यूटी बीइंग अनेबल टू डू हर ड्यूटी, ये 2 रूब्रिक चार्ट में डाले तो उसमें ज़ैंथोज़ाइलम आ रहा था। और ज़ैंथोज़ाइलम चंद्रा सर जी ने 1 महीना पहले ही सिखाया था लव्ड वंस ग्रुप में, उनके ग्रुप में। तो वो मुझे बाकी कुछ याद नहीं आ रहा था, तो वो सारे नोट्स निकाल के मैंने पढ़े और मुझे लगा कि दिस इज थ्रू एंड थ्रू ज़ैंथोज़ाइलम। पहले मेरे भी दिमाग में हाई स्पिरिटेड है, इमोशंस प्रिडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट, ऐसा कार्सिनोसिन चल रहा था बहुत ज्यादा, कैंसर की पेशेंट है, सेक्सुअल अब्यूज है। लेकिन जब ये 2 रूब्रिक इंपॉर्टेंट इवैल्यूएशन मैंने सबसे ऊपर लिए, एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज है, एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और ये फियर ऑफ निग्लेक्टिंग हर ड्यूटी, अनेबल टू डू हर ड्यूटी, ये सारे देखे तो ज़ैंथोज़ाइलम वाज कंफर्म। और मैंने ज़ैंथोज़ाइलम 30 दिया था उनको पानी में डिजोल्व करके देने के लिए। 4 पिल्स इन 100 ml वाटर, अच्छे से शेक करो 8-10 बार और उसको एक एक सिप 1-1 घंटे से लेते रहो। पेन जैसे कम हो जाएगा 2-2 3-3 घंटे से रिपीट करो। एक बार 50-60% पेन कम होता है, देन स्टॉप दैट एंड स्टार्ट विद द सेकेंड बॉटल, बिग बॉटल, ये मैंने बोला था। एंड विद दोपहर को 2-3 बजे उसने मेडिसिन शुरू किया और रात को 8 बजे तक 4-5 डोज 1 आवर ही लिए है एंड हर पेन इज कम्प्लीटली गॉन। उसके बाद उसको डायरेक्ट कीमो के बाद ही नेक्स्ट डोज लगा था। सो मैं मेरा बाकी रूब्रिक्स बताती हूँ। सो माय फर्स्ट 2 रूब्रिक्स वेयर, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि केस बहुत बड़ी हो गई है, बहुत ज्यादा हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करते हैं बहुत ज्यादा। सो हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि अभी अभी उसका कंसर्न क्या है, उसका एडेप्टेशन क्या है। और एक भी ये भी चल रहा था मेरे दिमाग में कि लेफ्ट ब्रेस्ट का कैंसर है, लेफ्ट साइड है, मतलब लेफ्ट साइड एंड ब्रेस्ट, मतलब दिस इज प्रॉब्लम विद समबडी लव्ड वन, मतलब बच्चे, भाई, मदर, कोई हो सकता है जिनके नर्चरिंग का प्रॉब्लम है, केयरिंग का प्रॉब्लम है, जिसके लिए उसको कैंसर लेफ्ट ब्रेस्ट में आया है। सो ये साइकोडायनामिक्स मेरे दिमाग में था। सो दैट विल हेल्प अस टू प्रायोरिटाइज कि उसका जो बोल रही है उसमें वही इंपॉर्टेंट है, राइट? सो जो कंसर्न है उसका डॉटर्स और लव्ड वंस का, ब्रदर का, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इमीडिएट हैपनिंग इन हर लाइफ। लास्ट 2-3 महीने में वही उसको मेजर स्ट्रेस था जस्ट बिफोर द इलनेस। सो दैट टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हाइल एनालाइजिंग द केस। चाइल्डहुड में हम शायद फंस सकते हैं। सो उसने जो बोला है कि आई डिड ऑल द रनिंग अराउंड बाय हरसेल्फ और सुपर स्केयर टू डिपेंड ऑन हस्बैंड, as it means delayed decisions and lost time. I have to act fast or else it will derail my life. If I don't fight back, it will pull me back. I have to take decisions. If I break down, I will not be able to take decisions, will not be able to shoulder my responsibilities. ये उसके words थे. So this is the core of the case. This is the PPP. This is the concern and this is the adaptation. तो उसके rubrics है, first, fear duty, unable to duty, perform her unable to duty. फिर hurry, haste, duties as by imperative duties. थर्ड रूब्रिक था हेल्पलेसनेस, उसने बहुत बार बोला था और उसके साथ बहुत ज्यादा टायर्डनेस था। सो आई वाज सरप्राइज जब हेल्पलेसनेस के सब रूब्रिक मैंने देखे तो हेल्पलेसनेस, वीकनेस, वियरीनेस विद, ऐसा एक सब रूब्रिक है, उसमें भी ज़ैंथोज़ाइलम है। सो नॉट बीइंग एबल टू रिजॉल्व ब्रदर्स कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से वो पूरी थक भी गई है और हेल्पलेस भी फील कर रही है एट द सेम टाइम। सो दिस इज द रूब्रिक।
ऑल्सो विद द पोस्ट ऑपरेटिव पेन्स, उसको वीकनेस और हेल्पलेसनेस लग रही। देन केयर्स एंड वरीज फुल ऑफ एग्रेवेट एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब ये जो उसकी एल्डर ऑटिस्टिक डॉटर है और ब्रदर है, इन दोनों की कंटिन्यूस केयर्स एंड वरीज दिमाग में इतनी ज्यादा है, इतनी उनको करके करके थक चुकी है कि उसकी वजह से वो बीमार हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रेवेट्स, मतलब ये तो दिख ही रहा है, सब आप लोगों ने भी बोला कि दिस इमीडिएट रीजन फॉर फॉलिंग सिक नाउ वाज हर ब्रदर्स मैरिटल conflict, which she was trying to help him out with all her resources to such an extent that she felt totally exhausted and helpless. Now you go to the counselor, I can't help more. इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के सर पे लेके वो बीमार हुई है। सो एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्ट्रॉन्ग, ये सब भी आप लोगों ने लिखा है। डिल्यूजन निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, मतलब इतना सारा करने के बावजूद उसको लग रहा है कि मेरी डॉटर का मैंने 100% नहीं कर पाई। सो उसको लग रहा है मैंने मेरी ड्यूटी निग्लेक्ट की है, दैट इज हर डिल्यूजन। एंजाइटी एज इफ ही हैड नॉट डन हिज ड्यूटी, वही वापस। सो और रिट्रो में मतलब पहले 2-3 रूब्रिक डाले तो ही xanthosylum क्लियर हो जाता है। और जो सर ने बोले थे, चंद्रा सर जी ने सिखाए थे, वो रूब्रिक में आपको रिट्रो एनालिसिस के लिए बोल रही हूँ। ये हमें रेमेडी सिलेक्ट करने में नहीं लिए हैं, लेकिन समझने के लिए कि हाउ इज दिस पेशेंट, ये फील क्या होता है ये पेशेंट का, ये बताने की सर ने सिखाया था कि डिल्यूजन फ्लोर सॉफ्ट लाइक वुल इज वाइल वॉकिंग, मतलब ये जो हस्बैंड है जो जहां फटाफट डिसीजन लेने चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो एक हस्बैंड का सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जब हम चलते हैं तो हमें हार्ड फ्लोर रहेगा तब फास्ट हम चल पाते हैं। अगर हम सैंड पे चलेंगे या बहुत बड़ा कॉटन पड़ा है उसके ऊपर चलेंगे तो हमें वो स्पीड ही नहीं आएगा चलने में, क्योंकि नीचे फर्म सपोर्ट नहीं है। सो सर बोल रहे थे कि हस्बैंड का जो सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं होता ये पेशेंट को, इसलिए उसको लगता है कि उसका हस्बैंड निकम्मा है और एज इफ ही इज वॉकिंग ऑन द सॉफ्ट पुल फ्लोर जिसपे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है आगे फास्ट चलने के लिए। डिल्यूजन बॉडी इज एक्सपैंडेड, मतलब मैं ही खुद इतना कुछ कर रही हूँ कि मेरी बॉडी मैंने एक्सपांड कर दी है और मैं सब कुछ कर रही हूँ, मतलब जैसे मुझे सारा कुछ मैं ही कर रही हूँ, इतनी बड़ी मैं एक्सपांड हो गई हूँ और मुझे करना पड़ रहा है। सो डिल्यूजन bewildered ही इज, bewildered मतलब जो डायग्नोसिस जब पता चला, मैंने पूछा व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू केम टू नो द डायग्नोसिस, तो उसने बोला ओ माय गॉड आई वाज टोटली शैटर्ड, आई वाज शॉक्ड, दिस इज डिल्यूजन bewildered ही इज। फिर और बहुत मस्त रूब्रिक है xanthosylum के, रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर्स टू चिल्ड्रन, sympathetic, compassionate to children too, responsibility family towards, responsibility social, सब में xanthosylum पड़ी हुई है। मतलब खुद के घर के नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर है, उसके खुद के बायोलॉजिकल डॉटर से ज्यादा उसको उसकी पड़ी है, भाई के लिए उतनी ही है। तो मतलब सबके लिए, सोशल, फैमिली, सारे बच्चे, सबके लिए उतनी ही ज्यादा कंपैशनेट है, सिंपैथेटिक है, रिस्पॉन्सिबल है। First daughter is adopted, had decided it before knowing her problem of tubal blockage. उसको ट्यूबल ब्लॉकेज है, मुझे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आएगा ये पता भी नहीं था, तब उसने और उसके हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम एक बच्चा अडॉप्ट करेंगे। दिस इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कमिंग टू नो दैट शी एल्डर डॉटर इज स्पेक्ट्रम है, वो बाद में पता चला, बट वो पता चलने के बाद में उसके केयरिंग में कोई भी कमी नहीं है। शी इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल फॉर हर, मतलब उसकी छोटी बेटी है वो भी उसकी केयर करती है, मतलब उसका अपब्रिंगिंग देखो कि मतलब उसने बोला उसने छोटी की है बड़ी बहन को ये ऐसा हेल्प करना है, एंड दैट छोटी भी उसको बड़ी वाली को सारी हेल्प कर रही है। सो शी इज सो मच डिवोटेडली केयरिंग फॉर हर, शी हैज टेकन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हर शोल्डर्स आफ्टर फादर लूजिंग जॉब, नाउ टू फॉर ब्रदर ऑल्सो ट्राइंग हर बेस्ट टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। सो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूब्रिक xanthosylum में है। फिर और एक सेट ऑफ रूब्रिक्स है उसमें, फियर डेविल बीइंग टेकन बाय द ऑफ, मतलब उसको फियर क्या है, शी विल बी टेकन बाय द डेविल। यहाँ डेविल क्या है, उसका कैंसर, कि अगर फटाफट मैंने नहीं डिसीजन लिएगा तो वो मुझे पुल डाउन करेगा। दिस इज एग्जैक्ट फीलिंग कि आई विल बी टेकन बाय द डेविल। डिल्यूजन डिक्लाइन, शी इज गोइंग इनटू द डिक्लाइन, मतलब अगर मैंने कुछ अभी इमीडिएटली नहीं किया उसको मेरे सिस्टम से निकालने के लिए तो वो मुझे नीचे पुल करेगा, मतलब she will be going in the decline. Delusion falling she is to pieces. Fear disease of terminal fatal, मतलब ये अगर कुछ इमीडिएट एक्शन नहीं लूंगी तो ये मेरे को ओवर पावर करेगा, मतलब
मैं जूझ नहीं पाऊंगी और फिर मेरे डिसीजन का क्या होगा। तो मेरा अगर डिसीज है तो वो टर्मिनेट फेटली हो सकता है। सो दैट इज द फियर। शी इज स्केयर्ड दैट इफ शी डजंट एक्ट फास्ट दिस विल पुल हर डाउन। सो दिस इज होल पूरा ये एनालिसिस रहा है। मैं एनालिसिस ग्रुप में डालती हूँ और कुछ 2-3 स्लाइड्स मुझे कहीं से मिले थे, मुझे पता नहीं है कि कहाँ उसका ओनर कौन है, मुझे भी पता नहीं है, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड्स थे ज़ैंथोज़ाइलम के, तो वो मैं शेयर करती हूँ। किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है? मैम डेलूजन बेविल्डर्ड वाली रूब्रिक एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। डिवाइडर मतलब हम बोलते हैं ना कि एकदम भौचक्का रह जाना, मतलब अरे अब कैसे, मतलब एस्टोनिश्ड जैसे लेते हैं उस तरह से ही बहुत नजदीक नजदीक है। ग्रेटिट्यूड मैडम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच संगीता मैम, ज़ैंथोज़ाइलम सिखाने के लिए। अच्छे से सीखा आपसे आज ज़ैंथोज़ाइलम। श्योरली हम भी क्लिनिक में इजीली। थैंक यू अनु मैम, यू आर माय आइडल।